एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्लास 12 का जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सिंगल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव, उनकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रो कभी परफेक्ट होता ही नहीं है यार मेरा। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेसेस। तो जब हम डिस्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं तो एक बहुत ही लंबे वायर के द्वारा जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, करंट को जो है एनर्जी है उसको ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो पूछ रहे हैं कि क्या हाई रखते हैं और कौन सा फैक्टर जो है लो रखते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, सटीक जवाब है कि करंट को जो है रखा जाता है कम और वोल्टेज को रखा जाता है हाई। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इतना लंबा वायर है। इस लंबे वायर में मैं कह सकता हूं एक बात तो श्योर कि करंट जो है वो सेम रहने वाला है। करंट सेम रहने वाला है, चाहे कितना भी लंबा तार लगा दिया जाए, करंट सेम रहेगा। तो इसमें हीट जो प्रोड्यूस होने वाली है उसको मैं लिख सकता हूं I² RT के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे डायरेक्टली देखा जा सकता है कि करंट को ज्यादा रखने पर हीट की जो वैल्यू है काफी ज्यादा होने वाली है। तो ज्यादा करंट जो है वो ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगा, जो वायर है बीच में से सटक लेगा। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा लोअर करंट की वैल्यूज पर हम करंट को ट्रांसमिट करते हैं, इस एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं और एंड्स पर जाकर उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है, किया जाता है एक्चुअली, किया जा सकता है क्या। तो उस लोअर करंट को और हायर वोल्टेज को जो है टैप करके वोल्टेज को कम कर देते हैं और करंट को बढ़ा देते हैं, जिससे हम अपने अप्लायंस जो हैं वो यूज कर सकें। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए, ये काफी ज्यादा काम आता है एट हायर वोल्टेज एंड लो करंट। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इवेंट होने जा रही है अनअकैडमी पे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बस उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। ये जो रैंकर्स हैं, बहुत अच्छे रैंक जो बच्चे लेके आए हैं और जिन एजुकेटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स दी है, मेहनत की है, उन लोगों से आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा उन लोगों से। आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज वहां पे सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो इवेंट है, बहुत मुश्किलों से इतने सारे रैंकर्स को एक साथ इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और यहाँ पे आपके मतलब आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अक्टूबर 30 को सुबह 10 बजे से 1:15 तक ये एक काउंसलिंग सेशन रखा गया है, जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, कोड डाल देना NKC सर लाइव, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप 10th या 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है या नहीं, या मेरे लिए जेई ठीक है या नहीं है, इस लेवल तक के क्वेश्चन भी आप यहां पे पूछ सकते हो। और ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th और 11th वालों के लिए। फिर इसके बाद एक दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन ये है जो कि क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए है। वो सेशन 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई अगर कोई टॉपर है तो उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि आप किसी ना किसी में खुद को मैच करते हो। आपकी लाइफ में भी कुछ इवेंट्स है जिनके वजह से आपको जानना जरूरी रहता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी चल रही तो इनकी कैसी चल रही थी, कि किन कंडीशंस में इन्होंने प्रिपरेशन की, तो उसके ऊपर आप कैसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो बच्चों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। एज सून एज पॉसिबल इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू AC मेंस, AC मेंस का मतलब AC सप्लाई से कनेक्ट कर दी जाती है, तो मीटर एक स्टेडी इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट दिखाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा मीटर है वो क्यों सिर्फ 220 वोल्ट दिखाता है, लेकिन हम खरीद के लाए AC मेजर करने के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो इसका रीजन ये है बिकॉज जो करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक DC वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, एक AC वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि AC वाला है DC वाला है, तो मैं मान लेता हूं कि AC करंट है तो AC वाला ही इंस्ट्रूमेंट लाए होंगे। ये वैल्यू मेजर करता है, RMS वैल्यू को बताता है पढ़ के,
क्यों बताता है आरएमएस वैल्यू को? बिकॉज करंट का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो लगातार चेंज होता रहता है, वो लगातार चेंज होता रहता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेजर करना जो है कोई लॉजिक की बात नहीं होती है रियल लाइफ में बात करें तो, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है कि एक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। तो हमेशा आरएमएस वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो रिलेट होता है हीट से, पावर जो है डिसिपेशन से ये रिलेट होता है कि है ना आरएमएस वैल्यू जो होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज बट अ डीसी। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज नहीं, दिस इज आरएमएस वैल्यू। इनपुट वैल्यू कितनी हो जाएगी यदि साइनोसॉइडल तरीके का करंट है, सो 220/√2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको पीक वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पीक वोल्टेज कहा जाता है। सी ऑप्शन कहता है द मीटर रीड्स नॉट V बट एवरेज ऑफ V स्क्वायर एंड इट इज कैलिब्रेटेड टू रीड एवरेज ऑफ V स्क्वायर का अंडर रूट। ये आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो इसे आरएमएस वैल्यू पढ़वाते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कहता है कि पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिक, नहीं, कोई मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नहीं है, अलग क्वेश्चन है, स्टैंड अलोन। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। रेजिस्टर में अप्लाई किया जाता है एसी सप्लाई, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताना है। तो मैं यहां से इतनी बात कह सकता हूं कि आरएमएस वैल्यू दी हुई है, वी आरएमएस दिया है हमें, इज 220 वोल्ट के बराबर। तो यहां से पीक वैल्यू निकाली जा सकती है। पीक वैल्यू इज इक्वल टू वी आरएमएस इनटू √2। सो 220√2 हमारे पास पीक वोल्टेज होगा। वी एम इसे कहते हैं, वी पीक भी कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी की बात करें, ओमेगा की बात करें, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πf। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2π, f की जो वैल्यू है 50 के बराबर है, तो आ जाएगा आपके पास 100π के बराबर। सो 100π एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू 220√2। देख लीजिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई 220√2 220√2 दो इक्वेशंस में है, तो ये दो आंसर्स हो सकते हैं, बी और डी हट जाएंगे। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए 100π के बराबर है, इसमें 50π है, तो ये गलत हो गया, ये हमारे पास सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। सवाल हमारे पास है नंबर 4। इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। तो हमें बेटा करंट की आरएमएस वैल्यू दी हुई है, करंट आरएमएस इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के बराबर है। तो पूछा गया है द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0। तो टाइम कितना है? 1/300 सेकेंड के बाद पूछा गया है कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? तो मैं मान लेता हूं कि करंट एक सर्किट में फ्लो होता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से करंट फ्लो होता है। I0 को मैं लिख सकता हूं I RMS इंटू √2, तो यहाँ पे 5√2 इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 100π इंटू टी। आ जाएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट। अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखता हूं, तो करंट कितना आ जाता है? 0 के बराबर, बिकॉज यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो साइन 0 होता है 0, 0 में मल्टीप्लाई करूंगा 5√2 0, तो करंट की वैल्यू आ जाती है 0। तो टाइम t बराबर 0 के 1/300 सेकंड के बाद, यानी कि t इज इक्वल टू 0 प्लस 1/300, यानी कि 1/300 सेकंड पर कितना करंट होगा, मैं ये निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? आपको बस इस इक्वेशन में पुट करनी है टाइम की वैल्यू 1/300। तो हमें यहां से रिजल्ट मिलेगा करंट I इज इक्वल टू 5√2 साइन ऑफ 100π इंटू 1/300। तो ये बन जाएगा आपके पास 100 से गए 3 बार, π/3 यानी 60, साइन 60 इज √3/2, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5√2 इंटू √3/2। तो √2 से √2 टाइम्स चला गया, आपको आंसर मिल जाता है 5√3/2 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, 5√3/2 के बराबर। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू आपको दी हुई है करंट की, I RMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर, is passed through a 12 ohm resistor।
रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 12 ओम के बराबर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो Vm की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं Vm इज इक्वल टू Im इंटू आर। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आरएमएस के लिए भी फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए यदि ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना चाहें, v एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू vm इज इक्वल टू vt इज इक्वल टू it इंटू r, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, एसी में कभी भी इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज के लिए हम ये फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करते। हम मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यू के लिए ओम्स लॉ टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखें इस बात का। तो हमें Vm निकालना है, तो भैया Im की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 10√2, ये हमारे पास 12, सो 120 इंटू 1.414, तो देखिए 12 चौक 48, 50, 170 के आसपास जो वैल्यू है, 170 से थोड़ा कम आने वाली है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से हम बता सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, उतना ही आंसर आएगा, 169.7 से थोड़ा सा कम आएगा, उतना ही आएगा ना। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सेम करंट इज फ्लोइंग इन 2 AC सर्किट्स। 2 AC सर्किट्स में सेम करंट फ्लो होता है। फर्स्ट सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस एंड अदर कंटेन्स ओनली अ कैपेसिटर। तो हमारे पास सर्किट कुछ ऐसे हैं कि यहां सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, आई की वैल्यू सेम है, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे इंडक्टर है और दूसरे सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, और यहां हमारे पास सेम करंट है, कैपेसिटर है। If the frequency of the EMF of AC is increased, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब देखते हैं करंट की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते अभी, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू पता नहीं। तो मैं इतना कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाने वाली है, बिकॉज ये रिलेटेड होते हैं आपस में, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो पूछा गया है आपसे कि द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा दोनों सर्किट्स में, ऑफ कोर्स। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ये वैल्यू लिखनी होगी, आरएमएस वैल्यू लिखनी होगी, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो चेंज होती रही है। तो यहां पे आरएमएस वैल्यू मैं लिखूंगा I1 RMS इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाय, यहां लिख सकता हूं X, पहले मैं L लिखूंगा, और IT के लिए लिख सकता हूं मैं I2 RMS, दूसरे वाले सर्किट में लिखा जाएगा V RMS डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा XC आपको मिलेगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है तो इंपीडेंस की वैल्यू हो जाएगी XL, यहां पे सिर्फ कैपेसिटर है तो इंपीडेंस की वैल्यू हो जाएगी XC के बराबर। तो V RMS दोनों में सेम वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय XL होता है ओमेगा L के बराबर, तो हमारे पास होगी I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको, दिस इज RMS वैल्यू है ना, V RMS डिवाइडेड बाय XC 1/ओमेगा C के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर जो है कम हो जाएगा, और यहां ओमेगा की वैल्यू बढ़ाने पर जो करंट है वो बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले वाले सर्किट में करंट घटेगा, दूसरे वाले में बढ़ेगा, तो घटेगा बढ़ेगा हमारे आंसर आने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सबसे सही ऑप्शन दे रखा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC पोटेंशियल। तो यहां हमारे पास एक इंडक्टर है L और साथ में एक रेजिस्टर है R, AC सप्लाई से इसको कनेक्ट किया गया है। तो कहता है पहले ऑप्शन में करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पूछा है कि कौन लीड कर रहा है कितने एंगल से, कौन लैग कर रहा है कितने एंगल से। तो मैं एक बात तो यहां पे कह सकता हूं बड़े सीना चौड़ा करके कि सीरीज में यदि एलिमेंट्स लगे हैं तो उनमें करंट सेम फ्लो होने वाला है, तो इन दोनों में जो करंट है वो सेम फ्लो होगा। मैं मान लेता हूं करंट जो है होने वाला है I = I0 sin ओमेगा t के बराबर। मैं उस करंट का फेजर जो है मैं बना सकता हूं ऐसे, ये करंट का फेजर है। अब एक बात हम और जानते हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL है। तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं,
तो यदि मैं वोल्टेज का फेजर बनाना चाहूं, जो कि अलग कलर से बना रहा हूं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेजर आएगा ये। दूसरी बात, वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस होता है वो करंट को लीड करता है, करंट को लीड करता है वोल्टेज इन इंडक्टर, और करंट लीड करता है वोल्टेज को, या वोल्टेज लैग करता है करंट से बाय 90 डिग्री इन कैपेसिटर। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे लिख सकता हूं फेजर यदि बनाना चाहूं मैं इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो करंट से 90 डिग्री ये लीड करना चाहिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VL। ये फेजर आ चुके हैं, ठीक बात। तो आपसे वही ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ना 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 ना, लीड नहीं करते भैया, रेजिस्टेंस वाले तो लैग करते हैं। रेजिस्टेंस के जो फेजर हैं वो नीचे हैं, ये ऊपर है, तो लैग कर रहे हैं, ये लीड कर रहा है। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा है। लैग वैग वाले नहीं पढ़ेंगे हम उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग्स बिहाइंड द PD अक्रॉस द इंडक्टर बाय एन एंगल π/2, बट द करंट इन द रेजिस्टेंस, ना, करंट लीड नहीं कर रहा भाई, दोनों ही लैग कर रहे हैं। करंट इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड द PD अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एन एंगल π, ओहो पाई कर दिया, नहीं π/2। करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड PD अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एंगल π/2। ये ऑप्शन सही है, ए के बाद बी पढ़ना चाहिए था, डी पढ़ दिया गलती से। तो आप समझ गए यहां पे क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट, रेजिस्टेंस में वोल्टेज लैग कर रहे हैं इस वोल्टेज से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 8 के बाद, 8 के ऊपर, AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, AC वोल्टेज लगाया रेजिस्टर के अक्रॉस एंड इंडक्टर इन सीरीज। तो यहां पे L है, इंडक्टर है, और साथ में एक रेजिस्टर है। इफ R एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल, यानी कि XL की जो वैल्यू है वो R के बराबर है और वो 3 ओम के बराबर है, तो बताइए फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट। तो करंट और वोल्टेज के बीच में आपको एंगल बताना है कितना होगा। तो इस सवाल को करने का तरीका एक तो फॉर्मूले वाइज है और दूसरा हम फेजर से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। तो मैं मेथड नंबर 1 आपको बताता हूं जो फॉर्मूला बेस्ड है। मेथड नंबर 1, जो फेज एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में जो एंगल होता है उसे फाई कहा जाता है, और cos फाई की वैल्यू होती है R/Z के बराबर। किसी भी सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल L हो, सिंपल C हो, सिंपल R हो, या LCR हो, LC हो, CR हो, LR हो, कैसा भी सर्किट हो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं R/Z की वैल्यू होती है XL² + R² का अंडर रूट। तो ये सब 3 के बराबर हैं, सो इट्स 3/9 + 9, 3√2 हो जाएगा यार, 3/3√2। तो 3 से 3 गया, आपको मिल गया फाई की वैल्यू 45 डिग्री, या कह सकते हैं π/4 के बराबर। तो एक तरीका तो ये हो गया, आंसर हमारा π/4 आ जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका फेजर से है। जो रेजिस्टेंस है उसका फेजर ऐसे बनाते हैं, जो इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर का रिएक्टेंस, उसका फेजर आता है ऊपर, यदि कैपेसिटर भी होता है तो उसका फेजर आता नीचे। अब इस इंडक्टर का नेट वेक्टर आपको निकालना है, कितना होगा। तो ये XC तो 0 है, ये XL जो है 3 के बराबर है, दिस इज आल्सो 3। इनका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, उसको Z कहते हैं, तो Z आ जाएगा 3√2। ये एंगल जो है फाई के बराबर कहलाएगा। तो यहाँ से फाई कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर यदि बराबर हैं तो ये रिजल्टेंट के साथ एक का एंगल जो है 45 डिग्री के बराबर ही आने वाला है। तो आंसर 45 हमारा आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी आपको अच्छा लगा वो आप अपना सकते हैं, ये भी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फेजर की समझ है। फेजर की समझ है तब आपको ये समझ में आएगा। यदि आपको फेजर नहीं आते, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में हमने AC पढ़ाया है, उसमें हमने अच्छे से समझाया आपको कि कैसे फेजर डायग्राम बनाए जाते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्किट कंटेनिंग R एंड L, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास इंडक्टेंस है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्प्रेस्ड AC इंक्रीजेस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ देखिए बेटा, Z की वैल्यू में लिख सकता हूँ R² + ω² L² का अंडर रूट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ये साफ सीधी सी बात है, इंपीडेंस जो है बढ़ने वाला है, तो इंपीडेंस इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी।
अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन एन एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एलसीआर सर्किट पे, एलसीआर सर्किट एल सी और ये हो गया हमारे पास आर। जब यहां पे एसी सप्लाई हम करते हैं तो क्या होता है, तो हम यहां पे फेजर डायग्राम बना सकते हैं। जो फेजर है करंट का वो ऐसे है, तो वोल्टेज के जो फेजर्स हैं वो बनते हैं ऐसे। करंट सब में सेम होगा बिकॉज ये सब सीरीज में है। वोल्टेज वी आर होता है इस तरफ, वी एल होता है इस तरफ, और वीसी होता है इस तरफ। तो ये फेज में सबसे आगे, ये फेज में सेकंड नंबर पे, ये फेज में थर्ड नंबर पे, सबसे पीछे है फेज में है ये, ठीक है। तो यहां देखते हैं आई एंड वी आर आउट ऑफ फेज। अच्छा, टोटल वोल्टेज बताना है, ओके। तो टोटल वोल्टेज इसका मतलब इन तीनों का वेक्टर समीशन, वो कैसे निकालेंगे? मैं इन दोनों का समीशन आ जाएगा VL माइनस VC, और ये जो है हमारे पास है VR है, तो इनका रिजल्टेंट जो है हमें मिल जाता है टोटल V। और करंट का जो फेजर है वो अभी भी इस डायरेक्शन में है, करंट का फेजर इस डायरेक्शन में है। ये वोल्टेज है टोटल, ये एंगल जो है फाई कहलाता है, cos फाई की वैल्यू R/Z होती है। तो यहाँ पे V एंड I आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर इन R। रेजिस्टेंस में I और V आउट ऑफ फेज होते हैं, गलत बात है। रेजिस्टेंस में तो भैया करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। बी ऑप्शन कहता है I एंड V आर इन फेज इन L विद इन C। I एंड V आर इन फेज, आर फेज इन L विद इन C। ऑप्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा। सी ऑप्शन कहते हैं I एंड V आर आउट ऑफ फेज इन बोथ C एंड L। आउट ऑफ फेज का मतलब 90 डिग्री इनके बीच में एंगल है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि यहां देख सकते हैं कि करंट जो है वो ऐसे है और वोल्टेज के साथ इसका जो एंगल है 90 डिग्री है, इसका मतलब आउट ऑफ फेज है। और यहाँ पे I और VC के बीच में भी एंगल 90 है, इसका मतलब ये भी आउट ऑफ फेज है। I और VR के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब ये सेम फेज में है। तो सी ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। डी ऑप्शन कहता है I एंड V आर आउट ऑफ फेज इन L एंड इन फेज इन C। नहीं, C की क्यों ये साथ दे रहे हैं, C में फेज में नहीं है भाई, L में भी आउट ऑफ फेज है, C में भी आउट ऑफ फेज है, दोनों में देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री है करंट और वोल्टेज का।